How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 4, which is about exploring the universe. So, student, today we have to discuss about the universe, the various kinds of heavenly bodies which are there in our universe. Okay, we have to discuss about them one by one. So, let's begin our chapter. See, when you look up, you see the sky. The sky is limitless. It is beyond what we see from the earth. The limit beyond the sky consists of many things. There's planets, stars, satellites, meteors, galaxies, etc. तो स्टूडेंट जब आप स्काई लेवल पर देखते हो तो आप देखते हो तो स्काई का लिमिटलेस है यानी कि उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो आप उस स्काई को जब देखते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। उस लिमिटलेस स्काई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, है ना, meteors, galaxies, satellites, and many more heavenly bodies are there, which is there in the sky. So, first of all, we are having the term universe. So, the limit of space beyond the sky is the universe. ठीक है, स्काई से बाहर, ठीक है, स्काई से भी बियॉन्ड जो एक क्या है, स्पेस है, लिमिट है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। जितने भी काइंड्स ऑफ फिजिकल मैटर है, एनर्जी है, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, गैलेक्सी, ये सब उसे यूनिवर्स का पार्ट है। दैट मीन्स यूनिवर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। वो कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उस सभी यूनिवर्स में इंक्लूड करी जाती हैं। और जो यूनिवर्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं जैसे कि प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। द बॉडीज व्हिच आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्स एंड गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार क्या है? स्टार्स आर दोज हेवनली बॉडीज व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट। वो हेवनली बॉडीज जिनकी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है, उनको हम स्टार्स कहते हैं। ये काफी बड़ी बड़ी बॉल्स हैं किसकी? बर्निंग गैसेस की। स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर द ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्टार्स आर स्टेशनरी यानी कि वो एक ही कॉन्सेप्ट पोजीशन पे रहते हैं, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। दे डू नॉट मूव अराउंड एनीवेयर। दे आर इनन्यूमरेबल। Stars of the universe are such as also a star. Stars with small because they are very far away from us. Stars which are then together within a limit norm a galaxy. तो innumerable यानी countless, आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत छोटे छोटे हमको दिखते हैं फ्रॉम व्हेन वी सी देम फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बट दे आर नॉट दैट मच स्मॉल। बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं स्टार्स, लेकिन क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से वो बहुत ज्यादा है इसलिए दे अपीयर स्मॉल व्हेन वी लुक देम फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फिर उसके बाद द स्टार्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर, एक लिमिट के अंदर जब वो बहुत आसपास ही रहते हैं स्टार्स, उनको हम क्या करते हैं? वो गैलेक्सी बनाते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को बोला जाता है गैलेक्सी। हर एक गैलेक्सी के अपने खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर। और जो गैलेक्सी की शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इट कैन बी एलिप्टिकल, स्पाइरल या इर्रेगुलर। ओके, the shape of the galaxy gives a clue to the age and types of stars that my galaxy has. तो गैलेक्सी की शेप कैसी होगी इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ जो स्टार्स हैं उस गैलेक्सी के अंदर वो कितने पुराने हैं या उनकी एज है और कितने टाइप्स ऑफ स्टार आर देयर इन दैट पर्टिकुलर गैलेक्सी। Okay, see these are the different galaxies which they have shown to us. Now we are having the term constellations. Constellation क्या है स्टूडेंट? There is another group of star. एक another group of star होता है यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म सम स्पेसिफिक शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। तो बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप जो एक साथ ही कंबाइन होके एक पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर शेप बनाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। जैसे कि सप्तऋषि, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, सिरीज, ओरियन, बिग बियर, ये सब कुछ कॉन्स्टेलेशन इस तरीके। ये कॉन्स्टेलेशन है, ये भी कॉन्स्टेलेशन है। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन। Now we come to topic solar system. Solar system क्या है student? Family of sun, that is the 8 planets, moon and the other celestial bodies is known as a solar family or solar system. The sun is the center of the solar system. Planets, moon, other celestial bodies revolve around the sun in a fixed path. The fixed path is known as the orbit or the orbital.
part all of the celestial bodies remain at their place due to the gravity. तो स्टूडेंट जो सन की फैमिली है, सन और उसकी फैमिली मिलकर बनाती है हमारा सोलर सिस्टम। अब उसकी फैमिली में स्टूडेंट कौन-कौन से लोग आते हैं? हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, मून है और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम बनाती है। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है? सन होता है। सन आपके सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है। प्लैनेट, मून और सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं? ये बाकी सारी चीजें सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं एक फिक्स्ड पाथ के अंदर। वो जो फिक्स्ड पाथ है उसको हम ऑर्बिट के ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अपने ही प्लेस में रोटेट करती हैं, अपने ही प्लेस में रहती हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये क्या आपका सन है, ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो कि अपने-अपने ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सन के बारे में दैट व्हाट डू वी मीन बाय सन। सी सन क्या है? एक स्टार है जो और कहाँ है? हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है? फिर इट लुक्स वो बिग बिकॉज़ इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। द सन इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। Plants make their food using the heat of the sun. There would be no life on the earth without the sun. So क्या है? सन हमें बहुत बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू अदर स्टार। सन ठीक स्टार नहीं, लेकिन बाकी स्टार से कंपैरिजन में काफी बड़ा हमको दिखता है क्योंकि ये क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ। अर्थ से सबसे पास जो स्टार है वो सन ही है। किसका बना है? ये गैसेस का बना है, ग्लोइंग हॉट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सन बना है। सन की खुद की हीट, खुद की लाइट एनर्जी है जो कि वो हमें प्रोवाइड करता है। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, है ना? अगर सन नहीं होता स्टूडेंट देन देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। एम आई राइट? नाउ इट इज अबाउट 93 मिलियन माइल्स और 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है सन? 93 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर से डिस्टेंस पे सन है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और कितना? अराउंड 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं सनलाइट को हमारे अर्थ सरफेस पे रीच करने के, ठीक है? नाउ वी कम टू द प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है और वो स्टार्स के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व कर, खुद की लाइट नहीं होती है। तो ये विजिबल कैसे होता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। सन की लाइट जिसके ऊपर पड़ती है जिसको रिफ्लेक्ट होने की वजह से प्लैनेट्स आर विजिबल टू अस। कितने प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे सोलर सिस्टम में? देयर आर 8 प्लैनेट्स व्हिच इन द सोलर सिस्टम। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है? सो ये इसी आपको मतलब यू कैन लर्न द ऑर्डर इन दिस वे। आप इस ऑर्डर को लर्न कर सकते हो। माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है? माय वेरी एनर्जेटिक मदर। तो इसमें माय ने एन स्टैंड्स फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून, ठीक है? तो आप इस ऑर्डर को ऐसे लर्न कर लेंगे तो आपको 8 प्लैनेट सीरीज में लर्न हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज 8 प्लैनेट्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग मरकरी। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा प्लैनेट है बाकी सभी 8 प्लैनेट्स में। एक्सट्रीमली हॉट है ड्यूरिंग द डे और एक्सट्रीमली कोल्ड है एट नाइट एंड इट हैज नो, इसका खुद का कोई मून नहीं है। दिस इज मरकरी। ड्यूरिंग द डे बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात के वक़्त फ्रीज़िंग कोल्ड है, बर्फ़ पड़ती जम जाएगी, आप खुद जम सकते हो, आप फ्रीज़ हो सकते हो, इतनी ठंड है नाइट के वक़्त यहाँ पे, ठीक है? और इसका खुद का कोई मून या सैटेलाइट नहीं। नेक्स्ट वी कम टू वीनस। वीनस क्या है? हॉटेस्ट और द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल एंड ऑलमोस्ट द सेम साइज़ एज़ द अर्थ। इसका साइज़ सेम है जितना अर्थ का साइज़ है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस, है ना? ये रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसका भी खुद का कोई मून या सैटेलाइट नहीं होती है। नाउ वी कम टू अर्थ व्हिच इज आवर प्लैनेट, आवर मदर प्लैनेट, राइट? ये एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट। दिस इज अर्थ, अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। इसका जो 1/3 पार्ट है दैट इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है? हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका जो क्लाइमेट है माइल्ड क्लाइमेट है और इसके पास खुद एक अपना क्या है? मून है, 1/4। नेक्स्ट वी कम टू मार्स। मार्स को स्टूडेंट हम रेड प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सॉइल एंड रॉक्स व्हिच हैव आयरन कंटेंट एंड गिव इट रेड।
क्योंकि जो आपका मार्स है, मार्स के ऊपर जो सॉइल और जो रॉक्स हैं, उनमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्स आपको रेड अपीयरेंस दिखती है। कितने सीजन्स होते हैं? 4 सीजन्स हैं और आइस है पोल्स पे। अर्थ का जैसा प्लैनेट है, लेकिन इज हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। लेकिन साइज अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल हाफ है। ओनली द प्लैनेट वेयर लाइफ मे एग्जिस्ट एंड इट हैज 2 मून। इसके कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं और अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ अर्थ के बाद एग्जिस्ट कर सकती है। करती नहीं, कर सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू जुपिटर। जुपिटर क्या है स्टूडेंट? इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सिस्टम। पूरे के पूरे प्लैनेट पे, सॉरी सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका व्हाट? जुपिटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट किससे बना है? गैसेस से ही बना है। डबल ऑफ द साइज इफ यू पुट ऑल द प्लैनेट्स टुगेदर। सभी प्लैनेट्स को अगर आप एक साथ ही रख दो, उसका भी डबल साइज है आपके किसका? जुपिटर का। फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट दैट इट क्लाउड्स कॉन्स्टेंट दैट हैज 95 कंफर्म्ड मून्स। कितने मून्स हैं इसमें? 95 कंफर्म्ड है, और भी हो सकते हैं। और सबसे फास्टली स्पिन होने वाला प्लैनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी गैसेस से ही मिलकर बना है। काफी कोल्ड ठंड रहती है सैटर्न पे। इट हैज रिंग्स मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट अराउंड इट। देखो इसके अराउंड इस तरीके की क्या बनी है? रिंग्स बनी है ना। और इसकी बनी हुई के रिंग्स आइस ड्रॉप्स और जो डस्ट है इसके अराउंड, उससे मिलकर के बनती है। 146 मून होते हैं किसके? सैटर्न। नेक्स्ट वी कम टू यूरेनस। यूरेनस क्या है? एक ह्यूज आईसी प्लैनेट है, काफी बड़ा आईसी प्लैनेट होता है। गैसेस का ही बना है ना। और दिस गिव्स इट्स एटमॉस्फेयर ब्लू ग्रीन कलर। इट हैज 28 मून्स। इट्स ऑन द साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द अर्थ। ठीक है, कितने? 28 मून्स होते हैं। ठीक है, और यही गैसेस हैं जो इसको ब्लू ग्रीन कलर इससे एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करती है। फिर ये जो स्पिन करता है अर्थ के कंपैरेटिवली अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्पिन करता है यूरेनस। एंड द लास्ट इज नेपच्यून। ये क्या है? एक आइस जाइंट है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ठंड यही रहती है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज ऑल द टाइम। हर वक्त वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये भी आपका ब्लू है क्योंकि इसमें क्या मीथेन गैस प्रेजेंट है। और कितने मून्स है आपके यहाँ? 16 मून्स प्रेजेंट है नेपच्यून। चल रहा है। नाउ वी कम टू द मून। मून मून तक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मून। मून क्या है? अ सैटेलाइट इज कॉल्ड एज, जो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है उसको हम मून कहते हैं। मून क्या करता है? मून रोटेट करता है इसके अराउंड, रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अकेली अर्थ की सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स की खुद की क्या नहीं होती? सिर्फ लाइट नहीं होती है, लेकिन वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होते हैं। किसके बने होते हैं मून? रॉक्स के बने होते हैं। कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मेक मी हॉट ड्यूरिंग द डे, है ना। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से डे टाइम में मून पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है मून में। और रात में फ्रीजिंग टेम्परेचर है कितना? 17 to 3 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। इसके सरफेस पे होल्स हैं जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं मून के सरफेस पे। ओके, दिस इज योर व्हाट? दिस इज नेक्स्ट। सैटेलाइट्स आर आल्सो मैन-मेड। ये तो स्टूडेंट मून को आपके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन सैटेलाइट्स मैन-मेड भी हो सकती हैं, यानी कि इनको हम भी बना सकते हैं। आर्यभट्ट जो थी वो पहली सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च करी थी 1975। आर्यभट्ट। ओके, फिर मैन-मेड जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे कहते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है चिल्ड्रन? बिकॉज इनको यूज किया जा सकता है सिग्नल्स कन्वे करने के लिए, जैसे कि टेलीविजन के लिए, मोबाइल फोन्स, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, कन्वे करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, चलो नाउ वी कम टू द अर्थ। तो अर्थ क्या है स्टूडेंट? इज अ यूनिक प्लैनेट, है ना। और सोलर सिस्टम में कौन से प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे आता है। रॉक्स एंड वाटर से मिलकर हमारा अर्थ फॉर्म हुआ है। इसमें एयर प्रेजेंट है, यानी कि एटमॉस्फेयर होता है। In the beginning, it was a ball of hot gases and dust. Gradually, it became cool. It was covered with ice. With the passage of time, the temperature increased and the earth became warm and life also fluid existed. And इस स्टार्टिंग में तो क्या था? ये गैसेस की एक बॉल थी, गैसेस की और डस्ट की। धीरे धीरे यहाँ ठंड बढ़ती चली गई, है ना। इसमें आइस कवर्ड होती चली गई। और जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होता जाता है। और जो अर्थ है वो वार्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अब जो लाइफ है वो एग्जिस्टेंस पे आ चुकी। ठीक है, चल
नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी? 3। द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक है? सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। जितने भी प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, वो इसी लेयर पे ग्रो करते हैं। फर्टाइल है, आप फुल ऑफ है ये वाली लेयर। लैंड, माउंटेन्स, प्लेन, ओशियन, सी, रिवर पे, ये सभी आपके क्रस्ट वाले सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज मेंटल। ये क्या है? अर्थ की सेकंड लेयर है और ये बिल्कुल किसके बिलो है? क्रस्ट का जो नीचे वाली लेयर है ये वो मेंटल होगी। सेमी मोल्टन रॉक से ये मिलकर बनती है। मैग्मा आपने सुना होगा वो मेंटल में ही मिलता है। जैसे ही कब बनता है मैग्मा? जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये मैग्मा बाहर आ जाता है। कहाँ? आपके क्रस्ट वाली। द थर्ड इज कोर। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सब बहुत ज्यादा हॉट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर एंड द आउटर। ठीक है? चलो, जो आउटर कोर है अर्थ की, वो एक लिक्विड लेयर है जो कि आयरन और निकल से बनी हुई है। इनर कोर सॉलिड है जिसमें आयरन और निकल क्या है? एलॉय प्रेजेंट है। ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। फिर अंदर ये क्या है? आपका मेंटल हो गया, ये वाली ये। फिर ये आपका आउटर कोर और दिस इज इनर कोर। ठीक है? चलो, नाउ वी कम टू इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। See, there are two main imaginary lines on the earth which are drawn to study the earth. More significantly, they are the axis and the equator. अब क्या है? 2 अर्थ पर हमने इमेजिनरी लाइंस हम लोग कंसिडर करते हैं जिससे हम अर्थ को और सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा डीपली स्टडी कर सके। 2 इमेजिनरी लाइंस हम लोग कंसिडर करते हैं। एक तो है एक्सिस और दूसरा है इक्वेटर। दिस इज एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइंस है स्टूडेंट्स। ठीक है? एक्सिस क्या है? द लाइन व्हिच गोस फ्रॉम टू पोल, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द एक्सिस इज tilted at an angle of 23.5 डिग्री। सी, एक ऐसी लाइन जो 2 पोल से पास होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। देखिए, जो एक्सिस है वो क्या है? थोड़ा-सा टिल्टेड है। कितने डिग्री एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल पे थोड़ा-सा टिल्टेड लाइन है आपकी एक्सिस। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इस तरीके से। ये एक हो गया पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट। ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है? जो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? ये का अर्थ के बिल्कुल मिडल वाले पार्ट से जाती है ये लाइन, लेकिन हॉरिज़ॉन्टल। ओके? चलो, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के स्टूडेंट मूवमेंट होते हैं, 2 मूवमेंट अर्थ करता है। एक होता है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? सी, अभी हमने पढ़ा अर्थ का क्या है? अपना एक्सिस होता है जिसपे अर्थ क्या करता है? स्पिन करता है। तो ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का अपने ही एक्सिस पर, उसको हम रोटेशन कहते हैं। यानी कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रह के इस तरीके से ऐसे अपने ही एक्सिस पर ऐसे रोटेट करता है, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। मूव करता है। अर्थ कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन पे। कितने आवर्स? 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और इसी रोटेशन की वजह से स्टूडेंट्स डे एंड नाइट अर्थ पर कॉज होते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री से, है ना? अभी पढ़ा था 23.5 डिग्री एंगल पे अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। और जो रोटेशन होती है इस अर्थ की, उसी की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है? Other than spinning on its axis, the Earth also revolves around the Sun. The moving around the Sun on a fixed path or orbit is called revolution. ठीक है? स्पिनिंग अपने ही एक्सिस पे तो वो स्पिन करता है जिससे डे एंड नाइट होते हैं। लेकिन उसके बाद वो सन के अराउंड, ये सन है, उसके अराउंड इस तरीके से यहाँ भी तो रोटेट करता है ना अर्थ, इस तरीके से। इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है? एक फिक्स्ड पाथ में रहता है। कितना? 365 डेज, या आप बोल सकते हो 1 ईयर कंप्लीट लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। और जो सीजन्स कॉज होते हैं स्टूडेंट, वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीजन्स। तो सीजन्स क्या स्टूडेंट? सी, अर्थ में अभी हमने पढ़ा था एक इमेजिनरी सेंट्रल लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना? So when the northern hemisphere is tilted toward the sun, it gets direct sun rays for a longer period, resulting in the summer season. And the southern hemisphere has winter season. With when this situation gets reversed, the southern hemisphere has summer and the northern hemisphere has winter.
तो क्या होता है जब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो उसमें सन की डायरेक्ट हीट रेज या लाइट रेज क्या करती हैं, फॉल होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक लंबे समय तक गर्मी रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वहाँ पे समर सीजन रहता है। जबकि उस टाइम पे जो उसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे की सन की डायरेक्ट हीट नहीं आती है, लाइट रेज नहीं पड़ती, तो वहाँ पे ठंड रहती है विंटर से। और जब यही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आ जाती है ना? क्योंकि अब वहाँ सनरेज डायरेक्टली नहीं फॉल कर रही हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या हो जाता है फिर आपके समर्स आ जाते हैं। समर्स में डेज कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नाइट कैसी होती है, शॉर्ट होती है। जबकि विंटर्स में ऑपोजिट होता है, डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आर लॉन्ग। ओके, इन मार्च एंड सितंबर में जो होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है। जो डेज एंड नाइट हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मार्च में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग सीजन होता है, और सितंबर में क्या होता है वहाँ पे ऑटम सीजन होता है। लेकिन सितंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, और मार्च में वहाँ पे ऑटम सीजन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है सीजन्स में चेंज आते हैं ड्यूरिंग द what because of the revolution of the earth around the sun. ठीक है, the student, the chapter is completed over here. Hope you all like and understood the chapter. Thank you everyone.